दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। कर्मचारियों के शांता कुमार, भाजपा कि अगर हिमाचल में वरिष्ठतम नेता कहे जाएं तो शांता कुमार है। बिल्कुल। उन्होंने चुनावों में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका पर एक बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल। उन्होंने इन मुलाजिमों को मतदाता नहीं मत निर्माता की संज्ञा दी है। सही है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को और ये टाइमिंग को भी? बिल्कुल सही है। देखिए, भाजपा के वरिष्ठतम नेता हैं और फिर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं शांता कुमार। पहले बयान पे आते हैं कि बयान था क्या। ये जो सर्व कर्मचारी एक महासम्मेलन हुआ, ये हुआ अग्निहोत्री जी, ये भवारला में हुआ, जो सुलह विधानसभा क्षेत्र के तहत ये आता कांगड़ा जिला में। बिल्कुल, कांगड़ा जिला में यहाँ पे ये सम्मेलन हुआ और इसमें चीफ गेस्ट पहुंचे पूर्व जो सांसद रहे या पूर्व मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार। यहाँ जब ये पहुंचे तो उन्होंने संबोधन जब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी मतदाता ही नहीं है, मत निर्माता भी है। अब इसका अगर हम अर्थ देखें तो सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि समाज के वर्ग को प्रभावित करने का मादा कर्मचारी रखते हैं, क्योंकि सबसे पढ़ा लिखा तबका कर्मचारियों का सोसाइटी के अंदर माना जाता है और उनकी बात का प्रभाव भी फिर उतने ही स्तर पे होता है और उनको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। और अगर कर्मचारी जिस तरफ चलता है जाहिर तौर पे लोग भी उसी तरफ चलना पसंद करते हैं, जो शांता कुमार ने जो चीज कही है। यानी कि किसी भी सरकार की छवि बनाने या छवि को बिगाड़ने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तो एक इसका सीधा साधा सा मतलब हो गया। अब अगर हम इसके असली जो अर्थ है उस पे पहुंचते हैं। दरअसल ये जो ये बयान पूर्व सांसद शांता कुमार का आया है, इसके 2 मतलब है अग्निहोत्री जी। पहला आप कह लीजिए कि एक तरह से सरकार को नसीहत भी है और साथ ही साथ फिर इशारा भी है। शांता कुमार को याद करिए, कर्मचारियों में के लिए नो वर्क नो पे का कंसेप्ट हिमाचल में लाए थे। उसके बाद फिर किस तरह की परिस्थितियों से उनको जूझना पड़ा, कैसे कर्मचारियों के आंदोलन चले, इससे क्योंकि कर्मचारियों से के नजरिए से अगर हम देखें तो फिर शांता कुमार से बेहतर कर्मचारियों को कोई नहीं जान सकता है। नसीहत जिस तरह की आई है, नसीहत यही है कि 5 साल बाद भी चुनावों के दौर में अगर कर्मचारियों के मसले जस के तस बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों के वर्ग खड़े हो गए हैं, चाहे पे कमीशन की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन की बहाली के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा हो, या कर्मचारियों के और भी बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारे उनके मुद्दे हैं। अगर 5 साल में सरकार 5,500 करोड़ खर्च करके भी इस वर्ग को नहीं साध पाई है, तो फिर एक तरह से नसीहत है कि अभी भी वक्त है, इनको साध लीजिए। दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें तो इशारा है अग्निहोत्री जी, और इशारा बिल्कुल साफ यही है कि इशारा यह है कि कहीं कर्मचारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर कड़ी साबित ना हो जाए, इसलिए अभी से जुट जाएं, अभी से डट जाएं, इस वर्ग को साध कर फिर चुनाव में जाएं, तभी ये मिशन रिपीट होगा, रिवाज बदलेगा। बिल्कुल सही कहा राजेश, आपने जितनी भी आपने बातें कही वो तफसील से आपने एक समझिए वही जो मैं अक्सर आपके लिए कहता हूं कि आप गागर में सागर भर देते हैं। शांता कुमार वरिष्ठतम नेता हिमाचल में ही नहीं, अगर भाजपा की आप बात करें तो वरिष्ठतम नेताओं में उनका नाम है। बिल्कुल। आपने सीधे कहा कि कर्मचारियों के साथ बतौर आप शासक तो नहीं, मैं ये कहूंगा कि एक तरह जब मुख्यमंत्री, शासक एक अच्छा शब्द नहीं होगा उनके लिए, जो अनुभव उनका है वैसा किसी भी मुख्यमंत्री का स्टेट हेड का नहीं रहा है कभी। हालांकि उन्होंने जो बात कही वो जनता ने बहुत सराही एक समय पे। बिल्कुल, सबने कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़े, वो एक अलग स्टोरी है अपने आप में। दूसरी एक और चीज है राजेश के वर्तमान जो सरकार है जयराम ठाकुर साहब की, उसके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं शुरू से ही शांता कुमार। आज दिन तक उन्होंने किसी भी मुद्दे पर बिल्कुल आलोचना नहीं किया। इसके 2 वजह हो सकती हैं, एक तो बहुत नजदीकियां उनकी, या फिर सरकार ने काम ही अच्छे किए कि शांता कुमार जी को इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा रीजन ज्यादा सही समझा जाता है वैसे।
अब अगर उन्होंने ये इशारा दिया है तो उसके भी राजेश आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो ये जो कहा आपने एक पर्सपेक्टिव, एक मंजर जो आपने प्रस्तुत किया वो भी सही, और दूसरा ये भी है कि जब किसी कार्यक्रम में आप ऐसी बात कहते हैं वहाँ पे आप एक बुजुर्ग की हैसियत से, सबसे बड़े एक गेस्ट की हैसियत से वहाँ मौजूद है, तो जब आप कहते हैं तो आप एक कड़ी का काम भी करते हैं। तो ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा एक तरह से कि सरकार का पक्ष लेते हुए कि सरकार आपकी व्यथा समझती है, सरकार ने भरपूर प्रयास किया है और आप मत निर्माता भी हैं, इसलिए मत निर्माण में सरकार की मदद कीजिए, जयराम ठाकुर साहब की मदद कीजिए। इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राजेश शांता कुमार साहब ने अगर ये बात कही है तो वो ये मानते हैं कि ये कर्मचारी एक मुद्दा है, फैक्टर होने वाले हैं इन चुनावों में। अच्छा राजेश, अब हम बढ़ चलते हैं अगले सवाल की ओर, ओपीएस को लेकर। जी, मुख्यमंत्री साहब ने फिर दोहराया है जी कि ओपीएस मिलेगी कर्मचारियों को, लेकिन तब जब मोदी जी देंगे, या ऐसे कह लीजिए कि कर्मचारियों को ओपीएस सिर्फ मोदी जी ही दे सकते हैं, वही देंगे। जी, आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री साहब के इस बयान को? बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात है, उन्होंने कर्मचारियों को विश्वास में लेने की के लिए एक तरह से ये बयान दिया है जी कि विश्वास रखिए, बीजेपी उनके लिए काम कर रही है। जैसा कि वो पहले भी कहते रहे कि ओपीएस के लिए हम केंद्र से बातचीत करके इसको सुगम बनाने का रास्ता निकाल रहे हैं, देखिए उसमें क्या होता है। दरअसल कांग्रेस ने जो गारंटी दी है या विरोधियों ने जो गारंटी दी है, इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन सरकार के लिए वो बनी है अग्निहोत्री जी। दूसरा सरकार के लिए टेंशन है कर्मचारियों का, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, चारों संसदीय हलकों में आंदोलन चल रहा है। एनपीएस कर्मचारियों का ब्लॉक स्तर पे अब आंदोलन शुरू होने जा रहा है, विधानसभा के चुनाव सिर पे हैं, और जब ब्लॉक में जब आंदोलन शुरू हो जाएगा तो सोसाइटी के बीच उसका क्या प्रभाव जाएगा, उसके अगर हम पीड़ा को देखें तो वो पीड़ा व्यक्त तो शांता कुमार कर चुके हैं, जिनकी हमने चर्चा कर ली। अब कर्मचारियों को साधने के लिए, उनको अपने साथ चलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि एनपीएस कर्मचारी एक तरह से भरोसा रखें कि पीएम मोदी ही उनके लिए ओपीएस की बहाल करने जा रहे हैं। पर इसमें बड़ी बात जो अगर हम इसमें देखते हैं अग्निहोत्री जी, उसमें कर्मचारियों को थोड़ा सा ये है कि उनके लिए ये लग रहा है कि कर्मचारियों को भी एक्चुअली अब पता लग गया है कि चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दोनों ही राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर अगर एक गारंटी दे रहा है, दूसरा विश्वास में लेने की बात कह रहा है, तो कर्मचारियों को अपने आंदोलन की ताकत का अब एहसास होने लगा एक तरह से। बिल्कुल चर्चा जो हो रही है, बिल्कुल चर्चा उनकी हो रही है। अब इसमें देखिए, वोट फॉर ओपीएस का जो अभियान चला हुआ है, जो इन कर्मचारियों ने छेड़ रखा है, उस अभियान का मतलब है कि 1.25 लाख 1,33,000 के करीब ये एनपीएस के कर्मचारी हैं। अब तो सीधे तौर पे ऐलान हो रहा है, जहां सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, कि वोट फॉर ओपीएस नहीं है तो वोट फॉर कांग्रेस है। तो इसी के वहां से कर्मचारियों को एक तरह से भरोसा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब खुद उतर आए हैं। और आप देखिए कि लगातार ओपीएस के मसले पे जब सवाल हो रहे हैं तो सीएम खुल के बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, और नो डाउट कोशिश कर रहे हैं। वो परवान चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी अलग बात है, लेकिन सरकार ईमानदारी से कोशिश कर रही है, ये गंभीर बात है। इस बात को लेकर थोड़ा सा कर्मचारियों को भरोसा जिस तरह से दिलाने की कोशिश की जा रही है, ये इस चुनावी दौर में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा ओपीएस का फैक्टर बनने जा रहा है। बिल्कुल सही कहा राजेश आपने, ओपीएस का फैक्टर मुद्दा देखिए बन ही चुका है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी ये प्रयास है, और कांग्रेस तो दिन गिन रही है। ऐसे लग रहा है कि आचार संहिता लागू हो, बिल्कुल ओपीएस लागू ना हो पाए, और फिर कर्मचारी हमारे पाले में। और ये भी आपने सही कहा। देखिए, इस सरकार के कार्यकाल में राजेश ओपीएस को अगर हम छोड़ दें जी, इस पे देखिए, क्योंकि इस पे स्थिति ऐसी है, या तो सब कुछ होगा या नहीं होगा। वो बाइनरी कोडिंग होती है ना, 0 और 1 में, या सब कुछ है या नहीं है। कंप्यूटर कोडिंग ऐसे ही होती है। सही है। तो राजेश, इस मसले को अगर हम छोड़ दिया जाए तो बहुत से ऐसे मसले हैं कर्मचारियों के जो सरकार के कार्यकाल में हल हुए हैं। उसमें देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के 3 से 2 साल कर देना वो बड़ी बात है। और भी बहुत से छठे पे कमीशन के लाभ जितने भी हमारे संसाधन हैं उनके जरिए दिए जा रहे हैं। और भी बहुत से पीटीए का मसला हुआ, एसएमसी को हुआ, अभी आउटसोर्स का लग रहा है कि सरकार जाने से पहले एनपीएस में 10% से कटौती बढ़ा के 14% कंट्रीब्यूशन कर दिया सरकार। बहुत सारा कुछ 2009 की भारत सरकार की नोटिफिकेशन इसी सरकार ने लागू की। जी बिल्कुल सही है। क्योंकि एनपीएस कर्मचारियों की मांग कुछ ऐसी है जो या तो पूरी होगी या फिर नहीं होगी, इसमें कहीं बीच का रास्ते की गुंजाइश बचती नहीं है फिलहाल तो। राजेश, एक और प्रश्न मेरा इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ। 13 अक्टूबर को, आज 10 अक्टूबर हो गई, 2 दिन है बीच में जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा आ रहे हैं, और ये तय माना जा रहा है कि अब चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व ये उनका अंतिम दौरा होगा। मतलब ऐसा दौरा, इसके बाद जब भी वो आएंगे तो चुनाव आचार संहिता लगी होगी, फिर वो घोषणाएं होंगी चुनावी, वो वादे होंगे।
वो एक ऐसे स्टेट हेड से, यहाँ मेरा मतलब राष्ट्र प्रमुख के तौर पर वो अंतिम बार इस सरकार के कार्यकाल में आचार संहिता लगने से पहले आ रहे हैं 13 तारीख को। मुख्यमंत्री साहब बोल चुके हैं, शांता कुमार जी बोल चुके हैं। क्या लगता है आपको 13 तारीख को कोई कड़ी जुड़ी लग रही है इसमें से? जी बिल्कुल, देखिए जो इशारा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार कर चुके हैं, या जिस तरह का आप कह लीजिए कि जो बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं, अब उस अगर हम देखें तो बीजेपी ने अगर उस आशंका के एक भंवर से अगर बाहर निकलना है तो उसके लिए फिर ये 13 अक्टूबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हो रहा है, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से होने जा रहा है अग्निहोत्री जी। मंडी जो रैली प्रधानमंत्री की हुई एनपीएस के कर्मचारियों को तब भी आस थी, आस टूट गई, किसी तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ। बिलासपुर की रैली हुई, वहां पे भी आस बहुत ज्यादा थी, वहां भी कोई घोषणा नहीं हुई, नाम तक नहीं आया, तो एक तरह से मायूसी एनपीएस के कर्मचारियों के हाथ लगी। अब चंबा की रैली है, 13 अक्टूबर का एक शेड्यूल तय हो गया है, 10 बजे प्रधानमंत्री चंबा पहुंच रहे हैं। अगर हम वहां देखें तो दो चीजें हैं अग्निहोत्री जी, इस अगर एनपीएस या ओपीएस जो भी ये मसला है, ओपीएस की बहाली का मसला है, प्रेशर दोनों एंड पे है। प्रेशर जो इसका है वो प्रेशर इन एनपीएस के कर्मचारियों का भी है, प्रेशर उन पे ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सरकार का कार्यकाल अभी ये पूरा हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, चुनावों में के बाद अगर फिर बीजेपी की सरकार आती है तो उनके आंदोलन का क्या होगा? क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ कहानी है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तेजी थी बिल्कुल आंदोलन को लेकर राजेश, फिर लेकिन वहां पे हाँ बड़े जोरदार तरीके से भाजपा तो प्रेशर एनपीएस के कर्मचारियों के पे भी है कि सरकार ने सच में अगर रिवाज बदल के दिखा दिया तो उनके आंदोलन का क्या होगा, अगले 5 साल पर भविष्य क्या होगा? और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रेशर तो सरकार पे भी है, तो सरकार पे ये प्रेशर है कि अगर इस 1.25 लाख इन कर्मचारियों को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो फिर सरकार किस तरह से रिपीट करेगी, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इशारा जो शांता कुमार ने दिया है, उस इशारे के बहुत सारे मतलब इसी कड़ी से जुड़ रहे हैं जो 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की चंबा में जो रैली होने जा रही है अग्निहोत्री जी। तो एनपीएस कर्मचारियों को राजेश फिर भी इंतजार रहेगा, आखिरी मौका वो इसे मान रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने पहले कही थी कि कहीं वोट फॉर ओपीएस का मतलब वोट फॉर कांग्रेस तो नहीं होगा। हाँ। अच्छा, इसमें भी कई सारी चीजें देखने में आएंगी राजेश। क्या अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है कि ओपीएस नहीं लग पाती है, तो क्या सारे ही कर्मचारी क्या एक ही तरफ चले जाएंगे, या उसमें कुछ विचारधारा, या फिर विचारधारा छोड़ दीजिए आप, एक ये भी हो सकता है सोच की कोई किस तरह से दे सकता है? क्या सरकार, मुख्यमंत्री साहब ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे फैक्टर, किसी एक फैक्टर पे ये इधर से उधर नहीं होता दिख रहा है। इसमें बहुत सारी बीच की बिटवीन द लाइंस जो चीजें हैं ना राजेश, वो पढ़ी जा रही है आजकल, शायद ये लगता है आगे भी पढ़नी होगी। बिल्कुल। चलिए राजेश, कल मंत्रिमंडल की बैठक है, बिल्कुल संभवतः आखिरी मौका होगा वर्तमान सरकार और वर्तमान मंत्रिमंडल के पास, जब वो एक जगह बैठ के कर्मचारियों के नजरिए से मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, कर्मचारियों को जो देना चाहते हैं जी वो देंगे। बिल्कुल। हालांकि फिर भी थोड़ी गुंजाइश तो बचती है, किसी चीज की घोषणा गाहे भी हो सकती है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से बात अगर करें तो कल ही वो दिन है, अंतिम दिन है। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है कल? बिल्कुल सही है। देखिए कल महत्वपूर्ण बैठक ये जयराम मंत्रिमंडल की होने जा रही है अग्निहोत्री जी। बैठक दोपहर बाद ये शुरू हो जाएगी राजधानी शिमला में। अच्छा। अब जिस तरह का माहौल है, क्योंकि दो तरह की चर्चा है, पहली ये कि सरकार के पास जितने भी महत्वपूर्ण मसले कर्मचारियों के फंसे हुए हैं, सरकार उनको एक झटके से हैंडल करना चाहती है, तो इसलिए बहुत सारे बिल्कुल मुद्दे इस मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े होते हुए आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी तक जिन एजेंडाज पे काम हो चुका है उनको अगर हम देखें तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मसले एक तरह से लग रहे हैं जो सीधे तौर पर ही वहां जिनकी एंट्री हो रही है। अभी देखें एनएचएम कर्मचारियों का मसला कैबिनेट में आ रहा है, सरकार राहत देने के लिए एक तरह से पूरी तरह से तैयार है। और दूसरा जो है वो 3 जनवरी 2022 के बाद जो नियुक्त विभाग में अनुबंध के कर्मचारी हैं, जो पक्के हुए हैं, रेगुलर हुए, बिल्कुल रेगुलर जो हुए हैं, इन कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे देने का फैसला सरकार लेने जा रही है। अच्छा। 2 महत्वपूर्ण ये मसले हैं, ये कंफर्म है बिल्कुल, जो इस मंत्रिमंडल की मीटिंग में आ रहे हैं, जिन पे मंत्रिमंडल ने मुहर लगानी है। बाकी जितने भी मसले हैं, चाहे जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं, चाहे वर्क टू रूल के तहत काम कर रहे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, चाहे इसके अलावा आप बात कर लीजिए जो जितने भी चाहे बात कंप्यूटर शिक्षक है या एसएमसी को लेकर पिछले कल भी हमने चर्चा की, सरकार इनको लेकर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के बराबर इनकी सैलरी करने जा रही है। बिल्कुल। आउटसोर्स के कर्मचारियों को झटके पे झटके एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि जिस
का इंतजार वो कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन अभी हो नहीं रही है, पे रिवीजन के रूल्स अभी फंसे हुए हैं अग्निहोत्री जी। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पे चर्चा हो रही है, गंभीरता से चर्चा हो रही है, लेकिन जहां तक एजेंडा की बात है, 3-4 एजेंडा को छोड़ के कर्मचारियों का मैटर अभी उस स्तर पे डिस्कस हुआ नहीं है, जिस पे आसार एक तरह से ऐसे लग रहे हैं कि या तो होगा तो फिर झटके में हो जाएगा, नहीं तो फिर इंतजार कर्मचारियों के हिस्से में आने वाला है। अग्निहोत्री जी, इंतजार आने वाला है राजेश, हमारी तो यही दुआ है कि इंतजार ना आए आपके हिस्से में। देखिए पिछली मीटिंग जो हुई थी राजेश, बिल्कुल बिना एजेंडा के हुई थी, सही है ना जी, और उस पर बहुत से फैसले भी हुए थे। हालांकि वो जनरल फैसले ज्यादा थे, कर्मचारियों के लिए वो थोड़े कम थे, लेकिन सरकार चाहे भगवान के बाद सरकार, कुछ भी हो सकता है। अंतिम प्रश्न मेरा राजेश सेगमेंट में, और वो प्रश्न है हिमाचल के नौजवानों से जुड़ा हुआ जी। वो नौजवान जो बहुत पढ़े लिखे हैं पर बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी के नजरिए से अगर देखें तो जी, इसमें कई तरह के आप वर्ग गिन सकते हैं राजेश, टीजीटी से लेके आप, है ना जी, लाइब्रेरियन तक, या फिर आप कहिए कि अब तो हमें याद ही हो गया ना राजेश, है ना जी, जेईस है जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो मांग रहे हैं, मैकेनिकल, बहुत तरह के, आप नाम गिनने पे बैठेंगे बहुत सारे हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि चुनावों में ये तो तय है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, बिल्कुल, और कांग्रेस पहले ही, कांग्रेस ने कुछ मुद्दे जो बिल्कुल उंगलियों पे गिन रखे हैं, उनमें बेरोजगारी भी एक मसला है। मंत्रिमंडल क्या कल इस बात को ध्यान में रखेगा जब फैसला लेगा? बिल्कुल, देखिए सरकार एक तरह से गंभीर है, क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं अग्निहोत्री जी, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। हिमाचल का जिस तरह का साइज और शेप है प्रदेश की, अभी तक अगर हम देखते हैं तो बेरोजगारी मुद्दा क्यों दरअसल इतना ज्यादा इस बार बढ़ गया है बेरोजगारों का ये आंकड़ा, थोड़ा सा दो कारण, एक आप प्राइवेट सेक्टर और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने जो सोचा था, क्योंकि 2 साल इस सरकार ने कोरोना के ऐसे झेले कि ना इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ बंद हो गई, कुछ इंडस्ट्रीज उसके बाद खुली, कुछ नहीं खुली, बहुत सारे कामगार वो रियलाइज नहीं हो पाया इसी वजह से, बहुत सारे युवा साथी जो बाहरी प्रदेशों में काम कर रहे थे वो बेरोजगार होकर घर पहुंच के, एक वजह वो भी है कि आंकड़ा यहाँ बेरोजगारों का उनका बड़ा है। दूसरी चीज की सरकार ने जो उम्मीद एक कर रखी थी कि हम जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सरकार ने की थी, टारगेट एक सेट कर दिया था कि 98,000 करोड़ का निवेश होगा जिससे नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे, तो टारगेट उस तरह से मीट हुआ नहीं, इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रदेश में नहीं आई जैसा सरकार ने सोचा था, एक कारण वो। दूसरा देखें तो सरकारी दायरे में अभी विभागों, निगमों और बोर्डों में 68,500 पद खाली चल रहे हैं अग्निहोत्री जी, और प्रदेश का क्योंकि आर्थिक ढांचा इतना मजबूत नहीं है कि सरकार उसको भर सके, पैसा सरकार के पास पैसे का फ्लो उतना ज्यादा है नहीं, तो इस कारण भी बहुत सारे पद इस सरकारी दायरे में खाली है, और ये बेरोजगारी को बढ़ाने का एक अहम 2 ये कड़ियां हैं अग्निहोत्री जी, तो ये कारण माने जी। बिल्कुल सही बात राजेश, आपकी प्राइवेट सेक्टर को भी स्ट्रेंथन करना होगा इक्वली राजेश, वहां पे अब सही है इन्वेस्टमेंट होके जो उसको नौकरियों में बदलने में, ट्रांसलेट होने में थोड़े समय लगेगा, लेकिन जो बेरोजगार है अभी युवा, वो चाहते हैं कि जल्दी हो। ये भी क्लियर है कि सरकारी सेवा में हर किसी को नौकरी नहीं दी जा सकती, मिल ही नहीं सकती, कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन फिर उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में सहूलियतें बढ़ानी होंगी। अब आपके बल्क ड्रग पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको स्पेसिफिक फील्ड में काम मिलेगा, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां खुलेंगी, प्राइवेट सेक्टर में काम बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। हाँ, लेकिन हम इतनी उम्मीद करते हैं कि कुछ जो वर्ग हैं जहां पे अभी पद इस महत्व के हैं कि वो भरे जाने चाहिए, शिक्षा का क्षेत्र है या फिर PWD है, बाकी सारे इदारे, यहाँ पे थोड़ी नौकरियां कल सरकार निकाल सकती है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं।